सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक व्याकरण का विषय लेकर के, संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि संधि होती क्या है। देखिए बेटा, आप लोगों ने अभी तक जाना होगा कि संधि किसको कहा जाता है, कैसे होती है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से और बारीकी से जानेंगे। संधि जो है दो वर्णों का मेल है, जहाँ पर दो वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बना देते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। वर्ण का मतलब क्या है? वर्णमाला में आने वाले जितने भी आपके वर्ण हैं वो सारे के सारे वर्ण कहलाते हैं। और जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिल रहे हो और मिल करके एक नया परिवर्तन लेकर के आ रहे हो, उसको हम संधि कहते हैं। संधि में सबसे पहले देखेंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है इसको देखेंगे। स्वर संधि का मतलब है, आप लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, 2 तरीके के हमारे वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो जहाँ पर हमारे स्वर मिल रहे हो और स्वर मिल करके एक नया परिवर्तन लेकर के आ रहे हो, वो हमारी स्वर संधि है। अब आप लोगों ने स्वर संधि को जान लिया है, तो अब इसके पश्चात हम लोग चलते हैं इसके भेदों पर। तो स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार के भेद होते हैं। सबसे पहले संधि आती दीर्घ संधि, फिर आती गुण संधि, फिर आती वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार हमारे यहाँ पर स्वर संधि के कहे जाते हैं। तो अब आगे चल करके हम इनके एक एक भेदों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब हम दीर्घ संधि को समझने जा रहे हैं। दीर्घ संधि को समझने से पहले आपको इसका एक सूत्र होता है, वो समझना पड़ेगा। और सूत्र है हमारा अकह सवर्णे दीर्घः। अकह का मतलब है अ, ई, उ, री और री, ये 5 स्वर। सवर्ण शब्द का अर्थ है यहाँ पर समान वर्ण। समान वर्ण का मतलब क्या हो गया? एक जैसे वर्ण। तो जब भी हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण दोनों एक जैसे हो जाते, एक समान वर्ण हो जाते हैं, तो उनको हमारी दीर्घ संधि में दीर्घ हो जाता है। जैसे अगर पूर्व पद में अ है और उत्तर पद में भी अ है, तो दोनों मिलकर के हमारे आ हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा आ कर देते हैं। अगर आपका पूर्व पद में ई है, छोटी ई ले लो या फिर बड़ी ई ले लो, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में होना चाहिए, तो उसको मिला करके हम यहाँ पर बड़ी ई ही कर देते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के साथ इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ का उदाहरण देखते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ शब्द है, अर्थः आप बाद में विसर्ग लगा लीजिए, अर्थः। तो धर्म की माँ का अंतिम वर्ण जो है वो हमारा आ है और अर्थ का पहला वर्ण भी हमारा क्या है? आ है। अब दोनों ही आ को आप मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा बड़ा आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा धर्मार्थः। ऐसे हिम प्लस आलयः, तो हिम में तो हमारा अंतिम जो वर्ण है वो हमारा लघु आ है, लेकिन आलयः जो शब्द है, आलयः शब्द में हमारा पहला वर्ण दीर्घ है। तो यहाँ पर दोनों ही स्वर एक साथ मिल जाएंगे, चाहे पूर्व पद में छोटा हो और उत्तर पद में हमारा दीर्घ हो। और अगर पूर्व पद में दीर्घ है और उत्तर पद में ह्रस्व है, तब भी दोनों में सिचुएशन हमारी जो बाद में रिजल्ट आएगा वो हमारा बड़ा आ ही होगा। तो 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा? हिम प्लस आलयः, तो हिमालयः शब्द बन जाएगा। इसके बाद हम कुछ एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मुनि प्लस ईशः, मुनि में छोटी ई है, ईशः में बड़ी ई है, दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे बड़ी ई बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा मुनीशः। एक और उदाहरण हम ऊ का देख लेते हैं। वधु प्लस उत्सवः, वधु में बड़ा ऊ है और उत्सव में हमारा छोटा ऊ है, दोनों ऊ को आप मिला देंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि के नियम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस ऊ को, दोनों ऊ को मिला करके बड़ा ऊ कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा हमारा वधूत्सवः। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो दीर्घ संधि हमारी वो समझ में आ गई होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स उदाहरण में यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप लोग उनको देख करके उनके आंसर कर लीजिएगा।